हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर मीन्स द्रव्य को। तो चलिए सभी वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर। तो देखिए ये जो द्रव्य है, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होता है और साथ में वो स्थान घेरती है उसे कहते हैं द्रव्य। लाइक मैं बात करूँ, कोई भी सामान ले लीजिए, आप कूलर को ले लीजिए, किसी अलमीरा को ले लीजिए, देखिए ये सब क्या है, मैटर है और सब अपना अपना स्थान घेर रही है और इनका अपना एक मास होता है, एक द्रव्यमान होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। इसका मीनिंग यही है कि कोई भी चीज जिसका मास होता है, जिसका मास यानी द्रव्यमान होता है और साथ में क्या करती है, वो स्थान घेरती है, तो क्या कहलाता है, मैटर यानी द्रव्य कहलाता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ये कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, इनमें से हम देखते हैं मैटर क्या है। दूसरा देखिए, ये जो मैटर्स जो द्रव्य होता है, इनकी पहचान हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। हमारी 5 सेंसेस में से कोई भी एक सेंसेस हमें महसूस कराती है कि ये द्रव्य है यानी मैटर है। तो लाइक हम यहाँ पर बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर मैटर लिखे, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, कोल्ड, राइट। अब हम इनमें से देखते हैं कि मैटर कौन सा है। देखिए चेयर होती है, चेयर को जब हम रखते हैं कहीं पर या वो रखी रहती है तो उसका वो जो होता है उसको खुद का एक मास होता है, वो जहाँ पर रखते हैं वो किसी एक एरिया को घेर के रखती है। तो वही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा। तो चेयर एक क्या है, चेयर एक मैटर है। एयर, देखिए जो एयर होती है, एयर एक तरीके से वायु, तो ये एक गैसेज का भी काम करती है, तो गैसेज भी स्थान को घेरती है। लव, देखिए जो लव है, हेट है, थॉट है, देखिए ये इन सब चीजों को फील किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई मास नहीं है, ये कोई स्थान नहीं घेरती है, तो ये हमारा मैटर नहीं होगा। स्मेल भी, देखिए खुशबू होती है, किसी भी चीज की खुशबू। लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी परफ्यूम की स्मेल या कोई भी स्मेल। देखिए स्मेल अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, तो हर एक स्मेल अच्छी हो या बुरी हो, हमें पता लग जाता है कि उस स्थान से हमें अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है। तो जो स्मेल होती है वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, यानी वो भी एक स्मेल एक तरीके से क्या कर रही है, स्थान को घेर रही है, राइट। तो देखिए स्मेल, परफ्यूम की स्मेल हो या कोई अनदर स्मेल हो, तो ये भी स्थान घेरती है। जैसे मैंने बात की लव, हेट, थॉट, इनका कोई अपना मास नहीं होता है, ये कोई स्थान नहीं घेरती है, लेकिन हाँ इनको फील किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर मास की और स्पेस की हो रही है, जो ये नहीं करते। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्स होते हैं, हम एलिमेंट्स, बादाम को कहीं पर रखेंगे तो वो भी एक अपना उसका खुद का मास होता है और क्या करती है, स्थान को घेर के रखती है। कोल्ड ड्रिंक, देखिए कोल्ड ड्रिंक का भी अपना क्या होता है, एक स्थान, एक मास होता है घेरने का। और जो देखिए यहाँ पर बात, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पर काउंट किया गया है, एक उसका खुद का मास है और द्रव्यमान स्थान घेरती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कोल्ड, लिखा कोल्ड को हम यहाँ पर मैटर में काउंट नहीं करेंगे। कोल्ड देखिए यानी ठंडे मौसम की, ठंडी जलवायु की बात हो रही है। तो देखिए ये अपने आप में हम यहाँ पर देखिए किसी को जुकाम हो रहा है ना, तो जुकाम होने को क्या बोलते हैं कि कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है, तो देखिए इसका कोई मास और द्रव्यमान नहीं होता है, तो ये यहाँ पर हम मैटर में काउंट नहीं करेंगे। लव, हेट, थॉट यानी विचार होते हैं किसी के, तो वो चीज जिसका कोई स्थान और या कोई मास नहीं होता है उसको हम मैटर में काउंट नहीं करते हैं। और मैटर का मैंने बताया है कि कोई भी चीज जिसका खुद का द्रव्यमान होता है और स्थान को घेरती है वह होता है मैटर यानी द्रव्य होता है। अब हम आगे बात करते हैं मैटर के स्टेट्स की, हम बात करते हैं। तो ये देखिए जो द्रव्य की अवस्था होती है वे जनरली आपने पढ़ा है कि 8th क्लास तक जो है 3 स्टेट्स को दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
उसके बाद दो स्टेट और होती है, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ नंबर की जो स्टेट होती है प्लाज्मा होती है, फिफ्थ नंबर की जो स्टेट होती है वो होती है BEC, मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन तीन जो जनरली सभी 8th क्लास तक दी हुई है, ये थोड़ा अप करके 9th क्लास से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 9th क्लास में प्लाज्मा और ये BEC वाली ये दो स्टेट और दी हुई है। तो पहले हम देखते हैं इन तीन स्टेट्स को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड देखिए कोई भी ठोस वस्तु देख लीजिए, जैसे किसी लकड़ी के गुटके को ले लीजिए या किसी पत्थर के टुकड़े को ले लीजिए, तो क्या है, लकड़ी का गुटका, एक पत्थर क्या हुआ, एक ठोस वस्तु हुई, ठीक है ना। तो सॉलिड वो जो बिल्कुल ठोस हो। लिक्विड कोई भी ले लीजिए, दूध को ले लीजिए या पानी ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो लिक्विड होता है उसको बोला गया है लिक्विड। नेक्स्ट देखिए गैस, देखिए गैसेस होती है, देखिए जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है वो भी गैस है, जो गुब्बारों में, बैलून्स में गैस भरी जाती है वो भी क्या है, गैस। तो देखिए गैसेस ये होती है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी, इंक्रीज ऑर्डर, देखिए जहां से क्वेश्चन आता है, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए इन तीन स्टेट्स को देखिए, पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमें बताना है कंप्रेसिबिलिटी का इंक्रीज ऑर्डर बताना है, यानी हमें संपीड्यता बतानी है। अब देखिए इन तीनों में हमें कंप्रेसिबिलिटी का हम क्या बताएंगे कि हमें देखना है कि इन तीनों स्टेट्स में से सबसे जो ज्यादा इंक्रीज ऑर्डर कंप्रेसिबिलिटी का देखा गया है, तो वो सबसे ज्यादा देखा गया है गैस में देखा गया है। सबसे कम अगर कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता देखी गई है, एक तरीके से किसी भी वस्तु में जो मूवमेंट है काफी देर तक, लंबे टाइम तक जो देखा गया है पार्टिकल्स के बीच, जो मूवमेंट, जो संपीड्यता, जो कंपन देखा गया है, वो सबसे ज्यादा देखा गया है गैसेस में देखा गया है। देखिए गैसेस के पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस में, और जो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस में जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन देखा गया है, वो देखा गया है गैसेस में देखा गया है। सबसे कम होता है सॉलिड में। देखिए सॉलिड में अब देख लिए, कोई मैंने लकड़ी का गुटका ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ लकड़ी के गुटके को, अगर मैं थोड़ा सा मूव करूंगी वो हो जाएगा, वो बहुत देर तक ऐसे उसमें कंपन वंपन नहीं होने वाला है। लेकिन गैसेस देखिए, गैसेस से पहले लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड, अब मैं पानी को ले लेती हूँ, एक भगोने में मैंने पानी को ले, इसको थोड़ा सा खिसकाया, पानी कुछ सेकंड्स के लिए इधर उधर ऐसे हिलता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं गैस को लेती हूँ, तो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स के बीच जो कंप्रेसिबिलिटी देखी गई है वो देखी गई है गैसेस में। देखिए कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, देखिए मेरे पास ये मार्कर है, जब इस मार्कर्स को मैं हिलाऊं तो ये ऐसे गया, यहाँ पर गया, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी हो रही है। इधर दूर गया तो फिर पार्टिकल्स के बीच में देखिए इस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी, दूर जा रहे हैं तब भी इनमें पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस के बीच क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल्स के बीच चेंज देखा गया है, लेकिन लिक्विड सॉलिड में ऐसा नहीं देखा गया है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बात हो रही है कंप्रेसिबिलिटी की हो रही है, तो गैसेस में देखी गई है। सबसे कम अगर पूछा जाए लिस्ट कंप्रेसिबिलिटी किसमें होती है, तो सॉलिड में होती है। अगर इंक्रीज ऑर्डर हाई कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो वो गैसेस में होती है। मीडियम जो कंप्रेसिबिलिटी देखी गई है लिक्विड में देखी गई है। वैसे क्वेश्चन में हाई जो है इंक्रीज ऑर्डर और डिक्रीज ऑर्डर में पूछा जाता है। इंक्रीज ऑर्डर अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वो होता है इंक्रीज ऑर्डर गैसेस में देखा गया है, और लिस्ट जो कंप्रेसिबिलिटी की मैं बात करूं तो वो देखी गई है सॉलिड में। अब आगे हम यहाँ पर दो जो स्टेट है प्लाज्मा और ये BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं मैटर की फोर्थ स्टेज को। तो जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा देखिए क्या होता है, इट इज द मिक्सर ऑफ कटायन एंड इलेक्ट्रॉन। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक लाइन में, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के पास क्या होता है, क्या डेफिनेशन क्या है कि एक मिक्सर है किसका, इलेक्ट्रॉन का और कटायन का। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कटायन क्या बात हुई है, क्यों इसको कटायन इलेक्ट्रॉन का मिक्सर बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर सॉलिड का मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक डायग्राम मैं बनाऊं लिक्विड का, फिर गैस का। तो सॉलिड, लिक्विड,
एंड गैस। जो फोर्थ स्टेट है ये मैंने बनाई यहाँ पर प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा किसका मिक्सर है, कटायन और इलेक्ट्रॉन का। तो कटायन का जो चार्ज किससे डिनोट करते हैं, प्लस के साइन से, और इलेक्ट्रॉन को इससे करते हैं। अब देखिए ये जो है यहाँ पर सॉलिड के पास जो पार्टिकल्स है वे बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, कंडेंस होते हैं पार्टिकल्स, यानी इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। सॉलिड के बीच जो स्पेस होता है, स्पेस ना के बराबर ही होते हैं। फिर लिक्विड में थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा कह सकते हैं हम हल्का फुल्का स्पेस देखने को मिलता है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच। फिर उसके बाद जो देखा गया है स्पेस देखा गया है वो गैसेस पार्टिकल्स के बीच देखा गया है स्पेस ज्यादा। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, यहाँ पर फोर्थ स्टेट है, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है क्या, प्लाज्मा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, प्लाज्मा क्या है, मिक्सर है किसका, इलेक्ट्रॉन और कटायन का। ये बात क्यों हो रही है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है। तो गैसेस के बाद ही यहाँ पर फॉर्म बनती है प्लाज्मा की। तो देखिए जब हम गैसेस के बीच क्या देख रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस है उनके बीच जो चेंजेस आ रहा है वो टेम्परेचर को लेकर आ रहा है। तो अब देखिए प्लाज्मा, जो ये प्लाज्मा फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कब करती है, प्लाज्मा। देखिए जब गैसेस, ये जो गैसेस स्टेज है, जब इसको बहुत ज्यादा हीट दी जाए, यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखा जाए गैसेस का, तो देखिए जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी एनी टाइप की गैसेस को बहुत ज्यादा हीट या हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, तब हाई टेम्परेचर देने पर, किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर देने पर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और साथ में कौन रिलीज कर रहे हैं और कौन सा चार्ज होता है इस प्लाज्मा के पास, कटायन चार्ज होता है। तो इसीलिए बोला गया है प्लाज्मा को मिक्सर है, कटायन और इलेक्ट्रॉन का ये मिक्सर है। फॉर्म बनती है, यहाँ पर मैं हाई टेम्परेचर की ही बात कर रही हूँ। प्लाज्मा आता है गैसेस स्टेट के पास। जब भी गैसेस स्टेट, कोई भी गैसेस हो, उस गैस को अगर हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है तो वो हाई टेम्परेचर देने पर फोर्थ स्टेट बन जाती है। कौन सी बनती है, प्लाज्मा बनती है। हाई टेम्परेचर देने पर, जब भी गैसेस को हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है तो बन जाती है फोर्थ स्टेट प्लाज्मा, क्योंकि हाई टेम्परेचर देने पर ये तुरंत रिलीज कर देती है इलेक्ट्रॉन को। और कौन सा चार्ज यहाँ पर बनता है, कटायन चार्ज बनता है। इट इज फॉर्म एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो वेरी हाई टेम्परेचर बनता है गैसेस को ही देने पर। अब इसका ही अपोजिट होता है फिफ्थ स्टेट। तो फिफ्थ स्टेट को देखिए, ये जो बोस है ये एसन बोस, एक साइंटिस्ट का नाम है। दूसरे साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है। जो ये एसन बोस थे, एसन बोस ये इंडिया में 1920 में इंडिया के ही साइंटिस्ट है एसन बोस। तो इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेशन की थी इस टेम्परेचर को लेकर, यानी जो फिफ्थ नंबर की जो स्टेट है, सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया एसन बोस ने किया। उसके बाद जो प्रिडिक्शन की कि ये क्या है, फिफ्थ टाइप की स्टेट है कि सॉलिड लिक्विड गैस से अलग, प्लाज्मा से अलग एक स्टेट और हो सकती है। वो है ये कौन सी, जो एसन बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या की थी, इनकी प्रेडिक्शन की थी। तो ये दो साइंटिस्ट ने यहाँ पर बनाया क्या, फिफ्थ स्टेट को। शॉर्ट फॉर्म है इसकी BEC। अब देखिए ये होती है प्लाज्मा की अपोजिट। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेज स्टेट को हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, तब प्लाज्मा क्या बनती है, स्टेट बनती है। लेकिन यहाँ पर ये इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर पर बनती है ये फिफ्थ स्टेट। ये फिफ्थ स्टेट में क्या फॉर्म बनती है, इट इज फॉर्म एट ए वेरी लो टेम्परेचर। अब ये जो वेरी लो टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर दिया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस को। देखिए जब भी किसी सब्सटेंस को, यानी किसी भी पदार्थ को, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ को जब दिया जाए, बहुत लो टेम्परेचर दिया जाए, यानी उस सब्सटेंस, उस पदार्थ की डेंसिटी को लगभग देखिए दिया हुआ है कि अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को 1 लाख गुना कम किया जाए,
किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी वस्तु की अगर डेंसिटी को 1 लाख गुना, कितना 1 लाख गुना कम किया जाए, तो जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को, किसी पदार्थ की डेंसिटी घनत्व को अगर हम कम कर देंगे कितना 1 लाख गुना, तो वहां पर टेम्परेचर बन जाता है क्या, कैसा टेम्परेचर यूज होगा जब हम किसी की डेंसिटी को लो कर देंगे, तो वहां पे टेम्परेचर होता है बहुत लो। तो वो जो लो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन के बराबर होता है, यानी एक कूलिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। जो टेम्परेचर होगा वहां पे ठंडा, एकदम ठंडा टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा। किसके बराबर होगा, 0 केल्विन के बराबर होगा। तो इस तरीके से इन्होंने लो टेम्परेचर की फॉर्म दी है 5th स्टेट के लिए। प्लाज्मा की स्टेट के लिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर की बात की है। तो हाई टेम्परेचर यूज हो रहा है 5th स्टेट के लिए, लो टेम्परेचर हो रहा है 5th स्टेट के लिए। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें से ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है, हमें इन चारों स्टेट में से बताना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है। तो यहाँ पर लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बीईसी है। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रही है। दोनों ही स्टेट में बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर को लेकर बात हो रही है। तो एक में हुआ जो प्लाज्मा है उसमें हाई टेम्परेचर हमने देखा, लो टेम्परेचर हमने देखा। 5th नंबर की जो स्टेट है बीईसी में हमने लो टेम्परेचर देखा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हमें देखनी है, यहाँ पर टेम्परेचर के देखनी है। अगर देखिए किसी इन स्टेट्स में से बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल देखनी है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर लो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जिस भी सब्सटेंस की हमें यहाँ पर तो देखनी है इन दोनों की, और भी है जो सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी हमने स्टेट देखी। तो इन स्टेट्स में से हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। किसकी होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हुई इसके प्रोपोर्शनल, यानी अगर किसी का टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। इस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है कोई भी साइन। अगर टेम्परेचर हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। किसी का टेम्परेचर मीडियम है तो उसका टेम्परेचर की जो टेम्परेचर मीडियम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मीडियम होगी। किसी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी कुल मिला के टोटली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अब हमें यहाँ पर देखना है, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेट है, स्टेट के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है हम देखते हैं। सबसे पहले हम कम देखते हुए चलते हैं, फिर देखते हैं हाई की ओर। तो सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है किसके, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो रही थी। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है, अभी हमने देखा 5th स्टेट में जो बीईसी है, जो 5th स्टेट है, इसका जो टेम्परेचर है वो लो होता है इन 5 की 5 स्टेट में। तो सबसे लो जो टेम्परेचर देखा गया है वो किसका है, बीईसी का। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, बीईसी की होगी। तो ये जो 5th स्टेट है इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद सॉलिड की, जो सॉलिड होता है, सॉलिड सेकंड नंबर पर जो लिस्ट, एक तरीके से लिस्ट क्या रखता है, काइनेटिक एनर्जी अपनी। सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस, गैस के बाद सबसे ज्यादा देखी गई है जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी देखी गई है वो देखी गई है प्लाज्मा की। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, हमें वही देखना था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी है, तो वो हमने यहाँ पर देखा प्लाज्मा की। अगर पूछा जाता लो काइनेटिक एनर्जी किसकी है, तो लो काइनेटिक एनर्जी होती बीईसी की। तो हाई यहाँ पर यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, प्लाज्मा की होगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बीईसी है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस टाइप से
इन स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, इन सबको अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले, आगे देखते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट कब होता है किसी भी मैटर का, तो वो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट को, सॉलिडिफिकेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट को, इवापोरेशन को और कंडेंसेशन को, और यहाँ पर हम सब्लिमेशन और डिपोजिशन को देखने वाले हैं। ये कब बनता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, डिपोजिशन का क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे बनता है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में बनता है। अब देखिए कोई चीज़ है हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। कोई हमारे पास क्या है, मैटर है, सॉलिड है, सॉलिड में हम यहाँ पर ले लेते हैं बर्फ को ले लेते हैं। तो देखिए बर्फ एक सॉलिड फॉर्म है, बर्फ का लिक्विड में चेंज होना, यानी जो वो सॉलिड फॉर्म है बर्फ जब मेल्ट होता है तो वो चेंज होता है लिक्विड में। तो यहाँ पर एग्जांपल सॉलिड में लिया आइस को, इसका एग्जांपल हमने लिया सॉलिड का आइस। लिक्विड का बर्फ का पिघलना ही क्या है, यहाँ पर हमारा इसका लिक्विड फॉर्म है। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कौन सा पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। फिर इस लिक्विड का फिर से गैस क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिक्विड का यहाँ पे बर्फ से बन गया है पानी के इसको देखने से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अब फिर से जो बर्फ पिघली है पानी में, फिर इस लिक्विड फॉर्म का पानी का फिर से चेंज हो जाना बर्फ में, ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लिक्विड का चेंज हो जाना फिर से सॉलिड में, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। हिंदी में फ्रीजिंग को हिमांक कहते हैं, मेल्टिंग को गलनांक कहते हैं। दूसरा इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन किसे कहते हैं, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। अब आगे प्रोसेस देखिए, किसी भी लिक्विड का गैसेज में चेंज होना कैसे। अब देखिए ये जो लिक्विड है, लिक्विड का गैसेज में चेंज होने के प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पन कहते हैं। अब देखिए गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में अगर आप किसी बर्तन में, चौड़े मुंह के बर्तन में आपने रखा पानी को, किसे रखा, पानी को रखा। अब ये पानी देखिए चौड़े मुंह के पानी, दो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ चौड़े मुंह के पानी के बर्तन में, दूसरा मैंने रखा एक छोटे मुंह का बर्तन रखा। तो देखिए चौड़े मुंह के बर्तन से पानी बहुत जल्दी भाप बन करके यानी वेपर फॉर्म में पानी उड़ता है ऊपर आसमान में, यानी एटमॉस्फेयर में जाता है पानी भाप बन करके। तो ये जो पानी जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही इवेपोरेशन होता है, यानी वाष्पन होता है। और एक छोटे मुंह के बर्तन के कंपैरिजन में बड़े मुंह का जो बर्तन है, यानी ओपन बिल्कुल वाइड खुले मुंह का जो बर्तन है, उससे पानी जल्दी भाप बनकर उड़ेगा। छोटे मुंह के कंपैरिजन में, छोटे मुंह के कंपैरिजन से पानी कम भाप बन के उड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए पानी जो ये उड़ रहा है ऐसे भाप फॉर्म में उड़ रहा है, और ये पानी जाता है ऐसी एक लेयर फॉर्म में। पहले ये पानी उड़ा एक लेयर फॉर्म में, फिर दूसरी लेयर फॉर्म में, ऐसे धीरे धीरे आप देखना, आप लोग ट्राई करना, मतलब इसको देखिए छत पर रखना पानी को, तो धीरे धीरे ऐसे लेयर फॉर्म में पानी उड़ता जाता है। एक दिन में पानी खत्म नहीं होता है, वो देखना होता है कि पानी हमारे पास कितने बड़े बर्तन में है। तो पानी ऐसे लेयर फॉर्म में उड़ता जाता है। तो ये जो पानी वेपर फॉर्म में उड़ रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पन। तो ये जो इवेपोरेशन है लिक्विड का गैस में चेंज होना। अब ये जो पानी भाप बन के उड़ रहा है, ये गैसियस फॉर्म है। क्या है, गैसियस फॉर्म। इस गैसियस फॉर्म का कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। एटमॉस्फेयर में ये पानी जब भाप बन के जा रहा है, क्या बना लेगा, क्लाउड बना लेगा, ऐसे क्लाउड्स बन जाएंगे। तो वे जो बादल बनते हैं ना, बादलों में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होता है, यानी संघनन होता है। जब बादलों में बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है, फिर वो ये जो कंडेंसेशन फॉर्म है क्लाउड्स की, ये पानी के यानी लिक्विड के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में नीचे
बारिश की फॉर्म में आसमान से क्या होता है, बारिश फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। तो क्लाउड जो है कंडेंसेशन फॉर्म देखी गई है, किसमें देखी गई है, क्लाउड में देखी गई, यानी बादलों में देखी गई है। बादल कैसे बने हैं, पानी ज्यादा गर्मी में भाप बन करके कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि बादलों में बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाती है, बादल बन जाते हैं जब, तो वे बारिश फॉर्म में, यानी बारिश जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में हो रही है। इस तरीके से लिक्विड का गैसियस फॉर्म में चेंज होना प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। फिर गैसेस का चेंज होना लिक्विड में होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। ये होता है इस तरीके से। कब होता है, क्लाउड्स बन जाते हैं जब बहुत ज्यादा, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में नीचे बारिश फॉर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पे मेल्टिंग देखा, सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट देखा, इवेपोरेशन देखा और कंडेंसेशन देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्लिमेशन को और डिपोजिशन को। अब देखिए सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड का डायरेक्ट चेंज होना गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे सॉलिड के बाद लिक्विड आना था, लिक्विड नहीं है। जब डायरेक्ट सॉलिड चेंज होता है गैसियस फॉर्म में, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और जब गैसियस फॉर्म चेंज होती है डायरेक्ट सॉलिड में, इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन, यानी निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। सब्लिमेशन को कहते हैं उर्दू पातन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म का डायरेक्ट गैस में चेंज होना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे सब्लिमेशन के, कैम्फर लिखा। कैम्फर होता है, देखिए जो पूजा में हम कपूर यूज करते हैं ना, जो पूजा में हम कपूर यूज करते हैं आरती के टाइम पर, तो वो देखिए जो कपूर यूज करते हैं पूजा वाली, उसको बोलते हैं कैम्फर। देखिए जब ये कपूर होती है ना, कपूर कैसी है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। वो सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैसियस में। देखिए कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब एक तरीके से जब हम उसमें ऐसे आग लगाते हैं मैच बॉक्स से वो निकाल के, तो जब उसमें जैसे ही आग लगाते हैं वो लिक्विड में चेंज नहीं होता कपूर, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है। एकदम बाद में वो वैनिश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है जब इसमें आग लगाई जाती है कपूर में। उसके बाद देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी एक पॉइंट ऐसा आता है कि वैनिश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए आयोडीन। आयोडीन के साथ भी यही केस है, जब इसको हीट दी जाती है, आयोडीन जैसे हीट दी जाती है, ये भी वैनिश हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस क्या हो रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहे हैं। ऐसे देखिए नैफ्थलीन। नैफ्थलीन की गोलियां वे होती है जो कपड़ों में आप लोग कपूर की गोली बोलते हैं, जिसे कुनैन की गोली बोलते हैं, जो वो कुनैन की गोली है, साइंटिफिकली क्या कहते हैं, इसे नैफ्थलीन कहते हैं। नैफ्थलीन की गोली भी जब कपड़ों में रखी जाती है तो कुछ टाइम बाद ये भी गायब हो जाती है, यानी खत्म हो, इसका साइज जो है छोटा होने लगता है। तो ये भी गैसियस फॉर्म में, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रही है। ऐसे ही देखिए ड्राई आइस। आपने देखा होगा शादियों में आजकल जो वो स्वर्ग जैसा जो दिखता है ना, जो व्हाइट कलर का, जो धुआं धुआं सा दिखता है, सभी ने देखा है कि आजकल शादियों में बहुत ज्यादा, पहले तो मूवी वगैरह में ही ये यूज होता था जो ड्राई आइस था, लेकिन अब क्या होता है कि जनरली शादियों में देखा है कि ये ड्राई आइस को क्या करते हैं, ड्राई आइस में क्या, ये लिक्विड, ये जो आइस है ये लिक्विड में चेंज नहीं होती। ये ड्राई आइस जो सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है। ड्राई आइस किसकी बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही एक तरीके से यहाँ पर हीटिंग दी जाती है तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। ये गैस देखने में लगती है जैसे भाप बनकर उड़ रही हो। तो वो जो देखा गया है शादियों में, देखा है आपने कि शादियों में जो वो मटके से रखे जाते हैं उनमें क्या डाला जाता है, ये ड्राई आइस ही डाली जाती है। यानी ये किसकी सॉलिड फॉर्म है, ड्राई आइस, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये भी सॉलिड से गैसेस में चेंज हो रहा है। अब देखिए गैसियस का सॉलिड में चेंज होना, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया आयोडीन का, मैंने एग्जाम्पल लिया। आप यहाँ पर देखिए जैसे ही आयोडीन, देखिए यहाँ पर एक बार, ये जो सब्लिमेशन होता है ना, सब्लिमेशन एक तरीके से हम यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही हूँ, चलिए पहले यहीं पर देखते हैं। मैंने यहीं पर लिखा है, मैंने यहाँ पर आयोडीन क्रिस्टल के लिए लिखा एंडोथर्मिक लिखा,
यहाँ पर देखिए मैंने आयोडीन के लिए लिखा है यहाँ पर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक में होती है हीट की रिक्वायरमेंट। तो देखिए जहां पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक। और देखिए ये जो यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस होता है ना, सब्लिमेशन प्रोसेस में जो सब्लिमेशन प्रोसेस है इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसे सब्लिमेशन प्रोसेस को बोला गया है, एंडोथर्मिक बोला गया, क्योंकि यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया आयोडीन के क्रिस्टल को लिया, आयोडीन के क्रिस्टल को लिया। जैसे आयोडीन के क्रिस्टल को हीट दी जाती है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक को क्या होती है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीट जैसे दी गई है भाप फॉर्म में, ये उड़ने लगा है। सॉलिड फॉर्म है किसकी? आयोडीन की क्रिस्टल फॉर्म में ली, ये भाप बनकर उड़ने लग गई है। देखिए इस तरीके से ये भाप बनकर यानी वेपर फॉर्म में उड़ने लगी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा, जब ये हीट जल रही है, मैंने नेक्स्ट इसमें लास्ट वाले में मैंने क्या किया? इसको यहाँ पर कवर कर दिया, ढक दिया है। ढकने से देखिए ये भाप यहीं पर एक तरीके से क्लोज हो गई है। क्लोज होकर के यहाँ पर लिक्विड फॉर्म क्या चेंज हो गई है? यहाँ पर ये आयोडीन कैसा फॉर्म थी? सॉलिड फॉर्म थी। तो ये फिर डायरेक्ट भाप बनकर एक तरीके से गैस फॉर्म में बाहर निकल रही है। अब ये गैस फॉर्म एक तरीके से क्या हो रही है? गैसियस फॉर्म चेंज हो रही है। कहाँ पर? सॉलिड फॉर्म में। ये यहाँ पर देखिए डिपोजिशन क्या था? गैसियस का चेंज होना सॉलिड में। अब यहाँ पर ये भाप तो डायरेक्ट इसमें ऊपर उड़ रही है। इस लास्ट वाले में मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया, ढक दिया है। ये भाप यहाँ पर इकट्ठा हो गई है सॉलिड फॉर्म में। अब ये सॉलिड फॉर्म जो यहाँ पर भाप मैंने कवर की है, ये कौन सा प्रोसेस है? डिपोजिशन। अब डिपोजिशन को क्या बोला गया है? एक्सोथर्मिक बोला गया है। एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? जिसमें हीट की, बाहर से हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसके साथ हो रहा है? डिपोजिशन प्रोसेस के साथ। तो डिपोजिशन प्रोसेस भी हमने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से होता है। ये सॉलिड फॉर्म भाप बनकर उड़ रही थी ना, हमने यहाँ पर इसको कवर किया, यहीं पर सॉलिड फॉर्म हमने यहाँ पर फिर से बना दी है। तो गैस का फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज होना है, यहाँ पर इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। यहाँ पर इसको हीट की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इसके लिए लिखा एक्सोथर्मिक। तो चलिए देखिए हमने यहाँ पर सब्लिमेशन देखा, डिपोजिशन को देखा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इवापोरेशन के। जो ये इवापोरेशन यहाँ पे ये पॉइंट है, इवापोरेशन लिखा, इसके ऊपर कुछ हम देखते हैं, इफेक्ट को देखते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जिसके प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये इवापोरेशन, उसको हम आगे देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जो मैंने समझाया सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर वाष्पन को प्रभावित करने वाले कुछ यहाँ पर हम कारक को देखने वाले हैं। सबसे पहले कारक देखिए क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल। तो देखिए ये जो अंतर आणविक बल है ये कहाँ लगता है और इस इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, वो हमें देखना है। देखिए ये दो मॉलिक्यूल हैं, मानिए ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इन दो मॉलिक्यूल के जो बीच फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का हमें इफेक्ट देखना है वाष्पन का। ये क्या है? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो पहला कारक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसका रिलेशन हमें इवेपोरेशन के साथ देखना है। तो देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ वेपर यानी वेपर की संख्या क्या होती है? डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ वेपर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेपर्स है वे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ वेपर्स, देखिए मैंने बात की थी, जब हम किसी बर्तन में पानी रखते हैं, पानी जो भाप बन के यानी वेपर फॉर्म में उड़ रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। जब नंबर ऑफ वेपर डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इवेपोरेशन भी क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा। इवेपोरेशन यहाँ पर क्या होगा? प्रोसेस डिक्रीज होगा।
क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन के। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके इवापोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिलेशन पूछा जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स का इवापोरेशन के साथ रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स का इफेक्ट कैसा होता है इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट यहाँ पर कारक देखिए जो इफेक्ट दिया हुआ है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है इवापोरेशन के साथ कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये देखा। सेकंड इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का। अब देखिए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा था वहां पर अगर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है यहाँ पर होगा डिक्रीज, और नंबर ऑफ वेपर्स यहाँ पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वेपर्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ वेपर्स पर डिपेंड करता है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन भी यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, एक तरीके से इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है वेपर्स के नंबर पर। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को कह सकते हैं क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन के। शॉर्ट में लिख दिया, ये डायरेक्टली क्या है, इसके प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका रिलेशन इवापोरेशन का टेम्परेचर के साथ कैसा है, डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट सरफेस एरिया का, देखिए यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का रिलेशन कैसा होता है इवापोरेशन के साथ, वो हमें देखना है। तो सरफेस एरिया के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिए ये दो बर्तन लिए, एक बर्तन लिया ए, दूसरा मैंने लिया बी। ए चौड़े मुंह का बर्तन है, ये जो बी मैंने लिया ये बड़े मुंह वाला बर्तन है। ठीक है जी, तो ये ए मैंने लिया छोटे मुंह वाला, बी लिया बड़े मुंह वाला। अब यहाँ पर देखिए इवापोरेशन किसमें ज्यादा हो रहा है, सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें इवापोरेशन ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा इसका है, तो देखिए ये सरफेस एरिया जिसका ज्यादा, यानी सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी पानी भाप बन के यहाँ से ज्यादा निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये चौड़े मुंह वाला बर्तन है, ये छोटे मुंह वाला बर्तन है, तो यहाँ पर भाप पानी बन के कम उड़ेगा। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज है, सरफेस एरिया किसी का बड़ा है, तो इवापोरेशन डायरेक्टली क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। इवापोरेशन भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के साथ। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, इसको हम देखते हैं। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी को। जो ये ह्यूमिडिटी है ये कब ज्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी देखिए ज्यादा कब होती है, देखिए गर्मियों के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। देखिए हमने अभी क्या चल रहा है, ये कारक चल रहे हैं इवापोरेशन के साथ। ठीक है, अब देखिए इवापोरेशन में हम देख रहे हैं ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देखना है इवापोरेशन के साथ कैसा होता है। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवापोरेशन के साथ। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवापोरेशन के साथ। क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
ह्यूमिडिटी। अब देखिए ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होती है। देखिए सबसे हमने अभी क्या देखा, अगर पानी गर्मियों के मौसम में हमने देखा पानी क्या हो रहा है, भाप बन करके ज्यादा उड़ रहा है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स जा रही है, वेपर्स के जाने से वहां पर क्या हो गई है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है। तो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होएगा, फिर बारिश जो क्लाउड्स में क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, संघनन ज्यादा हो गया है, तो फिर वो बारिश फॉर्म में जो ह्यूमिडिटी हो गई है वो बारिश फॉर्म में क्या हो जाती है, वहां से जो ह्यूमिडिटी बन गई है लिक्विड फॉर्म में नीचे आती है, तो वो किस फॉर्म में आ रही है, बारिश की फॉर्म में आ रही है। अब देखिए जो ह्यूमिडिटी हमें देखनी है तो इनवर्सली कैसे होती है इसके, तो देखिए ह्यूमिडिटी ज्यादा बनती है कब, बारिश के मौसम में बन रही है। और इवेपोरेशन ज्यादा कब हो रहा है, गर्मियों के मौसम में हो रहा है। अगर गर्मियों के मौसम में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है तब ह्यूमिडिटी वहां पर कम होगी। क्या होगी, वहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी। और बारिश वाले मौसम में देखिए ह्यूमिडिटी वहां पर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, तब वहां पर इवेपोरेशन नहीं हो रहा होता है, ज्यादा अमाउंट में इवेपोरेशन नहीं होता है। देखिए जब बारिश का मौसम होता है तब कूलर नहीं चल रहे होते हैं, कूलर की जरूरत नहीं होती है, तो तब वहां पर इवेपोरेशन भी वहां पर, यानी पानी जो वेपर फॉर्म में उड़ रहा है वो कम उड़ेगा, क्योंकि आसमान में ऑलरेडी क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी हमने ज्यादा कब देखी, बारिश वाले मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो जब ये ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और इसके ज्यादा होने से ह्यूमिडिटी के क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होने से क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी कम। इस तरीके से ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। नेक्स्ट देखिए स्पीड ऑफ विंड, यानी पवन की चाल, वायु की चाल हमें देखनी है कि वायु की चाल कैसे इफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। तो देखिए जो विंड और ये जो स्पीड ऑफ विंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए जितनी तेज हवा चलेगी, स्पीड ऑफ विंड क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ विंड। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही तेज स्पीड से पानी क्या होगा, वाटर वेपर फॉर्म में जल्दी जल्दी उड़कर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, जितनी तेज स्पीड होगी उतनी तेज स्पीड से इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जितनी तेज हवा होगी वाटर वेपर उतनी फॉर्म में उड़ेगा, तो इवेपोरेशन भी उतनी स्पीड से होगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम देखेंगे इवेपोरेशन का कूलिंग, देखते हैं कि इवेपोरेशन की कुछ जगह पर कूलिंग फॉर्म भी होती है। यहाँ पर तो हो रही है ज्यादा हीटिंग होने से, यानी वाटर वेपर फॉर्म के ज्यादा बनने से। अब ये जो वाटर वेपर है, जो ये वेपर बन रहा है वाटर, अब कूलिंग फॉर्म देखते हैं इवेपोरेशन की कहाँ पे होती है।